हेलो दोस्तों, एससीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग मुगल साम्राज्य का पतन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। मतलब पहला वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे उसके शुरुआत के बारे में, ठीक है। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। और यदि मुगल साम्राज्य का जो पतन है इसका आप पार्ट 1 यदि नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए थे कि औरंगजेब जो है ये जब तक जिंदा था तब तक कोई गड़बड़ी नहीं था मुगल साम्राज्य में। औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है ये सारा गड़बड़ी शुरुआत हुआ था। तो आप लोगों को हम बता दिए थे औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक था, ठीक है। इसका 3 पुत्र का नाम बताए थे, एक बहादुर शाह प्रथम, एक मोहम्मद आजम और एक कामबख्श, है ना। औरंगजेब के ठीक बाद गद्दी पर कौन आया था? तो बहादुर शाह प्रथम आया था। इसका शासनकाल 1707 से 1712 तक बताए थे। इसे साहिब बेखबर कहा जाता है। मुअज्जम शाह आलम इसका वास्तविक नाम था। इसके बारे में ये भी बताए थे कि आपका इसके दरबार में 2 दल विकसित हुआ था, ईरानी दल और तुरानी दल। 1712 में इसकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के पश्चात इसका 4 पुत्र था। तो इसके बाद वाला हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो यहां से आप लोग बढ़िया से समझिएगा। देखिए बहादुर शाह प्रथम जो आपको बता रहे ना, इसकी मृत्यु हो जाती है 1712 में, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई 1712 में। अब बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के पश्चात इसका 4 पुत्र था। कितना पुत्र बताएं? 4 पुत्र बहादुर शाह प्रथम का, समझना है। जैसे पहले गद्दी पर जैसे औरंगजेब के बाद कौन आया? तो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद कौन आया? तो बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। अब बहादुर शाह प्रथम जो हम आपको बता रहे हैं इसका शासनकाल 1707 से लेकर के 12 तक था। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है 1712 में। मृत्यु के पश्चात इसका टोटल 4 पुत्र था। 4 पुत्र हम आपको नाम बता रहे हैं। एक का नाम था अजीम उस शान, एक का नाम था रफी उस शान, एक का नाम था जहान शाह और एक था जहांदार शाह। समझना है, अजीम उस शान, रफी उस शान, जहान शाह और एक का नाम क्या बताए? जहांदार शाह। अब देखिए 4 पुत्र में संघर्ष शुरू हो जाता है। तो ये जो 4 पुत्र में संघर्ष शुरू हुआ, गद्दी को लेकर के मारपीट झगड़ा वगैरह शुरू हो गया। अब इसमें आपको याद रखना है कि जहांदार शाह को छोड़ करके अन्य जो 3 पुत्र था ना, वो संघर्ष में मारा गया। किसको छोड़ करके? तो जहांदार शाह को छोड़ करके जो बाकी 3 पुत्र था वो खत्म हो गया। मतलब आप तीनों को भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जहांदार शाह को आपको याद रखना है क्योंकि वो गद्दी पर बैठता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर कौन आता है? तो जहांदार शाह। क्या नाम बताएं? जहांदार शाह। अभी जो जहांदार शाह है इसका शासनकाल 1712 से लेकर के 13 तक है, ठीक है। शासनकाल कितना बताएं? 12 से लेकर के 13 तक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन आया? तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन आया? तो जहांदार शाह। अब हम लोग जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे, समझना है आप लोगों को जहांदार शाह। तो हम आपको बता रहे हैं कि बहादुर शाह प्रथम जो है उसके मृत्यु के पश्चात 4 पुत्र था। 4 पुत्र में संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में जहांदार शाह को छोड़ करके बाकी उसका 3 पुत्र मारा गया। अब इस समय जो है ना, जहांदार शाह का सहयोग किया था जुल्फिकार खान ने। किसने सहयोग किया था? जुल्फिकार खां। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो जुल्फिकार खां आपको बता रहे हैं, जुल्फिकार खां उसको जहांदार शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया, अपना वजीर बनाया। वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांदार शाह जो है ये गद्दी पर बैठने के बाद किसको अपना वजीर बनाया था? तो याद रखिएगा जुल्फिकार खां को अपना वजीर बनाया था। किसको बनाया था वजीर? जुल्फिकार खां को। किसने? तो जहांदार शाह ने। तो जहांदार शाह जो बता रहे हैं, ये जहांदार शाह इसने अपना वजीर किसको बनाया? तो जुल्फिकार खां को बनाया, ठीक है। किसको बनाया? जुल्फिकार खां। समझना है, ये जो जहांदार शाह है इसने अपने शासनकाल के दौरान एक बहुत अच्छा काम किया था। क्या काम किया था जहांदार शाह ने? तो याद रखिएगा जहांदार शाह ने 1712 में जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जजिया कर को किसने समाप्त किया? तो जहांदार शाह ने। कब समाप्त किया था? 1712 में समाप्त किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक। ये जजिया कर जो है ये लगा, खत्म हुआ, आप लोगों को पता होगा। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं, इसने जो खत्म किया था वो औरंगजेब ने लगाया था, इसने खत्म कर दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर कब समाप्त हुआ? तो 1712 में। किसने समाप्त किया था? जहांदार शाह। अब जजिया कर क्या है?
औरंगजेब जो है जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का प्रयास करता था, ठीक है। एक्चुअली जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाता था, लेकिन औरंगजेब का नीति क्या था, जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का प्रयास करता था। आप यदि नहीं बनते हैं तो फिर टैक्स दीजिए, दैट इज जजिया कर। तो ये जो जजिया कर हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा इसको समाप्त किसने किया, तो जहांदार शाह ने समाप्त किया था, और ये टैक्स हिंदुओं पर लगाया जाता था। ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा। जजिया कर के बारे में आगे हम लोग कभी पढ़ेंगे, ठीक है। अकबर ने भी अपने समय में इसको समाप्त किया था, ठीक है। जैसे जजिया कर जो बता रहे ये हिंदुओं पर लगाया जाता था, उसी तरह मुसलमानों पर टैक्स लगता था जिसको जकात कहा जाता था। हिंदुओं पर जजिया, मुसलमानों पर क्या बताएं तो जकात। तो ये पूछा जाता है कि जजिया कर किसने समाप्त किया, तो जहांदार शाह ने समाप्त किया था। देखिए ये जो जुल्फिकार खां आपको बता रहे हैं ना, जो जहांदार शाह का वजीर था जुल्फिकार खां, अब वो जब प्रधानमंत्री है, वजीर है, तो वित्त व्यवस्था जो है जहांदार शाह का, इसको संभालने का कार्यभार उसी को सौंपा गया था। लेकिन जुल्फिकार खां जो है इसने गलत प्रवृत्ति, गलत व्यवस्था को बढ़ावा देकर के रखा था। किसको बढ़ावा देकर के रखा था, जुल्फिकार खां ने अपने अधिकारियों को छूट दे दिया था कि आप जितना ज्यादा टैक्स वसूल कर सको उतना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स का कोई लिमिट नहीं था कि आपको इतना वसूलना है या इतना प्रतिशत वसूलना है। जुल्फिकार खां ने अपने अधिकारियों को छोड़ दिया था कि आप जितना ज्यादा टैक्स वसूल सको उतना वसूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था। एक्चुअली ये जो जुल्फिकार खां आपको बता रहे हैं, ये गद्दी को हथियाना चाहता था, सत्ता को हथियाना चाहता था। क्यों? क्योंकि जहांदार शाह जो है ये एक नीच, दयाहीन और कायर बादशाह था। जहांदार शाह नीच, दयाहीन, कायर बादशाह था, इसलिए याद रखिएगा जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि आपका लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा जहांदार शाह को कहा जाता है, ठीक है। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को। ये जो जहांदार शाह है इसने अपने शासन के कामों में लाल कुंवर नाम की एक वेश्या को हस्तक्षेप करने का मौका देकर के रखा था। लाल कुंवर, एक्चुअली जहांदार शाह जो है ये लाल कुंवर के प्रेम में बुरी तरह से पागल था, ठीक है। जैसे राज दरबार में कोई भी काम होता था, ठीक, तो काम यदि मान लीजिए होगा तो आदेश देने का काम कौन करता था, तो राजा का होना चाहिए। लेकिन कभी कभी याद रखिएगा ये लाल कुंवर जो बता रहे हैं ना, ये भी आपका कामों में रुकावट डालती थे, तो इसमें सरदारों को ये चीज पसंद नहीं आता था। तो इस तरह का यदि मान लीजिए शासक है तो जाहिर सी बात है कि आपका साम्राज्य बर्बाद होगा। तो इन लोगों ने उपलब्धि वाला कोई काम ऐसा किया नहीं है। ये लोग जो बता रहे हैं गया गुजरात शासक था, पता चल रहा है, इसीलिए मुगल साम्राज्य जो है ये बर्बाद हुआ है। तो आपको ये याद रहेगा कि औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन आता है, तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम आपको पिछला वीडियो में बता दिए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन आता है, तो जहांदार शाह। शासनकाल 1712 से लेकर के 13 तक। याद रखिएगा जुल्फिकार खां की सहायता से ये गद्दी पर बैठा, प्रधानमंत्री जुल्फिकार खां को बनाया, है ना। जजिया कर को कब समाप्त किया? 1712 में। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है, तो जहांदार शाह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप लोगों को पता है। याद रखिएगा ये जो जहांदार शाह है इसी के समय में पटना का एक सूबेदार था, ठीक है, नाम था उसका फर्रुखसियर। नाम सुने होंगे आप लोग। जहांदार शाह जो है ना इसके समय में पटना का एक सूबेदार था, क्या नाम बताएं उसका? फर्रुखसियर। देखिए ये जो पटना का सूबेदार आपको बता रहे हैं फर्रुखसियर, पटना का सूबेदार नाम क्या बताएं? फर्रुखसियर। सूबेदार मतलब वहां का शासक होता है। पटना का सूबेदार हम आपको बताएं फर्रुखसियर। और दो नाम आप लोगों को याद रखना है, इलाहाबाद का सहायक सूबेदार, इलाहाबाद का सहायक सूबेदार, दो को नाम याद रखना है। एक का नाम था हुसैन अली खां, ठीक है, और दूसरा था अब्दुल्ला खां। ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि पटना का एक सूबेदार था, नाम था उसका फर्रुखसियर, ठीक है। इलाहाबाद का सहायक सूबेदार हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान, ठीक है। अब ये जो हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान जो बता रहे हैं ना, दोनों भाई हैं। ये दोनों को इसके नाम से नहीं जाना जाता है, ये दोनों को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि कौन कौन है जिसे सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा हुसैन अली खान, अब्दुल्ला खान जो है इसको सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो पटना का सूबेदार बता रहा है ना फर्रुखसियर, इसने जहांदार शाह को एक बार हराने का प्रयास किया, ठीक है। शुरुआत में प्रयास किया तो नहीं सका, बाद में याद रखिएगा
ये जो हुसैन अली खान अब्दुल्ला खान हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके प्रयास से फारूक शेर ने जहांदार शाह को हरा दिया था, परास्त किया था। अब ये दोनों जो बता रहे हैं ना, सैयद बंधु जो बता रहे हैं, हुसैन अली खान अब्दुल्ला खान, ये दोनों मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब इन लोग इतना टैलेंट था कि आप यदि थोड़ा सा भी वंश से ताल्लुकात रखते हैं ना, तो किसी भी तरीके से आपको गद्दी पर बैठा देगा ये लोग। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा, मुगल काल में शासक निर्माता के रूप में ये प्रसिद्ध था। कौन? तो सैयद बंधु। तो कौन कौन है जो सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है? तो हुसैन अली खान अब्दुल्ला खान, ये आपको याद रहना चाहिए। तो याद रखिएगा, अंत में क्या हुआ कि फारूक शेर ने यही सैयद बंधु की सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर दिया। कब हत्या किया? तो याद रखिएगा 1713 में। ठीक है, तो जहांदार शाह की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1713 में। पता चल रहा है? तो इसकी हत्या किसने किया? तो फारूक शेर ने। फारूक शेर कहां का सूबेदार था? तो पटना का सूबेदार। किसकी सहायता से मारा? तो सैयद बंधु की सहायता से। कौन कौन है जो सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है? तो हुसैन अली खान अब्दुल्ला खान। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर कौन आया? तो जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह का शासनकाल 12 से 13। जुल्फिकार का इसका प्रधानमंत्री जजिया कर को समाप्त किया था। लंपट मूर्ख कहा जाता है। लाल कुंवर के प्रेम में ये बुरी तरह से पागल था। हम आपको बताएं, फारूक शेर ने इसकी हत्या किया था सैयद बंधु की सहायता से। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां जो है सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए, ये तो हो गया आपका जहांदार शाह। आप देखिए, जहांदार शाह जो बता रहे हैं, इसके बाद एक आता है शासक, उसका नाम है फारूक शेर। ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग फारूक शेर के बारे में पढ़ेंगे। शासक का नाम क्या बताएं? फारूक शेर। फारूक शेर। देखिए, फारूक शेर जो हम आपको बता रहे हैं, इसका शासनकाल 1713 से लेकर के 19 तक है। समझिएगा ठीक से, 1713 से कितना बताएं? तो 19 तक। ठीक है, फारूक शेर का शासनकाल 1713 से 19 तक। फारूक शेर, मार्कर चल नहीं रहा, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, सुन लीजिएगा। देखिए, फारूक शेर जो है शासनकाल इसका 1713 से 19 तक। ठीक है, 1713 से कितना बताएं? 19 तक। फारूक शेर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फारूक शेर, तो याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन आता है? तो जहांदार शाह के बाद कौन आ जाता है? तो फारूक शेर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, चाहे एग्जाम कुछ भी हो। बहुत सारे एग्जाम, कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता हमेशा। देखिए, फारूक शेर जो बता रहा है ना, ये नाम मात्र का शासक था। क्वेश्चन पूछता है कि फारूक शेर जो है ये नाम मात्र का शासक था, ये सैयद बंधु के सहायता से गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन पूछता है किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा? तो सैयद बंधु की सहायता से। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? सैयद बंधु के सहयोग से ये गद्दी पर बैठा। ठीक, ये नाम मात्र का शासक था, कोई काम का नहीं था। आप लोगों को पता है कि कौन कौन है जो सैयद बंधु के नाम से जाना जाता? तो हुसैन अली खान अब्दुल्ला खान। ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो बता रहे फारूक शेर, शासनकाल इसका 1713 से लेकर के 19 तक है। ठीक है, ये नाम मात्र का शासक था, क्योंकि इसके समय में वास्तविक जो सत्ता है ना, वो सैयद बंधु के हाथ में था। वास्तविक सत्ता सैयद बंधु के हाथ में था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल्ला खां इसका प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, सैयद बंधु का ही देखिए, अब्दुल्ला खां जो है, अब्दुल्ला खां इसका प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, और जो हुसैन अली खां था ना, हुसैन अली खां, याद रखिएगा, ये इसका सेनापति बन गया। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट पद पर कौन है? तो सैयद बंधु है। हम आपको बता रहे हैं फारूक शेर शासनकाल 1713 से 19 तक है। ठीक है, ये किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा? तो सैयद बंधु की सहायता से। और कौन कौन है जो सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है? तो एक हुसैन अली खां, दूसरा अब्दुल्ला खां। तो फारूक शेर के समय में वास्तविक सत्ता हम आपको बता रहे हैं कि सैयद बंधु के हाथ में है। किसके हाथ में है? सैयद बंधु के हाथ में। देखिए, अब्दुल्ला खां इसका प्रधानमंत्री बन गया, हुसैन अली खां इसका सेनापति बन गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पद दोनों के हाथ में है। ये नाम मात्र का खाली गद्दी पर बैठा हुआ था, ज्यादा कुछ इसने किया नहीं,
एकदम अयोग्य शासक था। आप जैसे जैसे शासक के बारे में हम आपको बताते जाएंगे ना, शासक आपको गया गुजरा अयोग्य मिलते जाएगा, ठीक है। आपको लास्ट में पता चलेगा कि बर्बाद कैसे हुआ। और ये जो टॉपिक है ना आप लोगों का, ये आपका 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसलिए आपका हम सोचे थे कि 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों को 3 गो वीडियो मिलेगा। एक पहला पार्ट 1 हम दे चुके हैं, अब आज का ये जो वीडियो पार्ट 2 होगा, और आगे आपको पार्ट 3 भी मिल जाएगा। तीनों देख लीजिएगा, आप लोगों को कंप्लीट पता चल जाएगा कि मुगल साम्राज्य बर्बाद कैसे हुआ था, ठीक है। देखिए, तो ये जो फर्रुखसियर बता रहे हैं ना, फर्रुखसियर, एक क्वेश्चन आता है कि इसके समय में, याद रखिएगा, मुगल और सिखों के बीच में युद्ध हुआ था। फर्रुखसियर, मुगल और आपका सिखों के बीच में युद्ध क्वेश्चन पूछता है यदि किसके समय में हुआ था, तो फर्रुखसियर के समय में हुआ था, ठीक। अब फर्रुखसियर जो है, इसके समय में कोई भी घटना होता था तो करवाता था कौन, तो सैयद बंधु, लेकिन नाम किसका होगा, फर्रुखसियर का होगा। किसका नाम होगा, फर्रुखसियर का होगा। साथ ही याद रखना, फर्रुखसियर जो है ये अयोग्य शासक था। मारवाड़ का एक शासक था, नाम था उसका अजीत सिंह। मारवाड़ का एक शासक था, नाम था अजीत सिंह। उसने मुगल के कुछ प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। इसी के शासनकाल में याद रखिएगा, जाटों का नेता एक था चूड़ामन, उसने भी मुगल पर विद्रोह कर दिया था। तो ये घटनाएं फर्रुखसियर के समय में हो रहा था। जाटों के नेता चूड़ामन ने विद्रोह किसके समय में किया था, फर्रुखसियर के समय में किया था। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह जो बता रहे हैं, उसने मुगल के प्रदेश को जीत लिया था, अधिकार कर लिया था इसी के समय में। मुगल और सिख के बीच में संघर्ष इसी के समय में हुआ। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए, ये जो फर्रुखसियर बोल रहे हैं ना, इससे एक क्वेश्चन हम आपको बताएं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फर्रुखसियर जो है, इसी के शासनकाल में, फर्रुखसियर के समय में एक व्यापारिक मिशन इससे मिलने आया था, जॉन सरमन के नेतृत्व में, ठीक है। जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 में एक व्यापारिक मिशन मिलने के लिए आया था फर्रुखसियर से, व्यापार से संबंधित बातचीत करने के लिए। अंग्रेज है, समझना है क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों का एक व्यापारिक मिशन इससे मिलने के लिए आया। कब आया, 1715 में आया। तो 1715 में जॉन सरमन के नेतृत्व में किसके दरबार में आया, तो जाहिर सी बात है 1715 जब बोल रहा तो 13 से 19 के बीच में है, तो किसके दरबार में आया होगा, शासक के है, तो फर्रुखसियर है, उसी के समय में आया है। तो जॉन सरमन के नेतृत्व में याद रखिएगा आया। अब यहां पे आपको समझना है, ये जो मिशन में 3 गो आदमी प्रमुख था, ठीक है। एक का नाम था ख्वाजा सईद, ठीक है। दूसरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा विलियम हैमिल्टन, है ना। और याद रखिए एक था एडवर्ड स्टीफेंसन। समझना है, ख्वाजा सईद, विलियम हैमिल्टन और एडवर्ड स्टीफेंसन। आपको याद रखना है नाम विलियम हैमिल्टन का, विलियम हैमिल्टन। ये जो हैमिल्टन हम आपको बता रहे हैं ना जी, ये सर्जन था, डॉक्टर था ये, ठीक है, सर्जन था। कौन, हैमिल्टन। ध्यान से सुनिएगा, 1715 में आया व्यापारिक मिशन, ठीक है, इसके नेतृत्व में आया था। लेकिन उसमें याद रखिएगा 3 गो आदमी का नाम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो तीनों इसमें शामिल था, ख्वाजा सईद, एडवर्ड स्टीफेंसन और विलियम हैमिल्टन। तो हम आपको नाम बोल रहे हैं कि विलियम हैमिल्टन का नाम आपको याद रखना है। ये जो हैमिल्टन बोल रहे हैं ना, ये सर्जन था, ठीक है। इसने फर्रुखसियर को एक प्राणघात फोड़े से निजात दिलाई थी, फर्रुखसियर को एक प्राणघात फोड़े से निजात दिलाई थी, ठीक। फर्रुखसियर बहुत खुश हुआ इससे, और खुश होकर के 1717 में, कितना बताएं, 1717 में कंपनी के लिए, अंग्रेज के लिए एक फरमान जारी किया। कब जारी किया, 1717 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो कंपनी के लिए एक फरमान, मतलब ये कंपनी को कुछ सुविधा देगा, तो क्या क्या सुविधा देगा। याद रखिए कि इसने बहुत बड़ा सुविधा दे दिया था एक छोटा सा इलाज के लिए। इसका जैसा शासक रहेगा तो साम्राज्य हरगिज नहीं चलेगा। ध्यान से सुनिएगा। तो इसने जो सुविधा दिया 1717 में, क्वेश्चन पूछता है कि फर्रुखसियर जो है, इसने कंपनी के लिए फरमान कब जारी किया, तो 1717 में जारी किया था। कब जारी किया, 1717 में। इसने बोला कि 3000 रुपया वार्षिक दीजिए और पूरे बंगाल में निःशुल्क व्यापार कीजिए। समझना है, वो जो फोड़ा का इलाज किया था ना, उसके वजह से 3000 रुपया वार्षिक दीजिए और पूरे बंगाल में बोला कि निःशुल्क व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा
कलकत्ता के आसपास की भूमि अंग्रेज को किराए पर लेने का अधिकार नहीं था, इसने दिया। ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा मुंबई का जो टकसाल था उसमें जो कंपनी द्वारा सिक्का जारी होता था, बोला मुगल साम्राज्य में ये सिक्का चलेगा। इसके अलावा 10,000 रुपया बोला कि दीजिए और पूरे सूरत में व्यापार कीजिए। बात समझ रहे हैं? तो ये सारा का सारा सुविधा जो इसने दिया ना, एक इलाज के लिए दिया। इसको राज दरबार से कोई मतलब होगा? इस सब शासक को तो बर्बाद होगा कि नहीं होगा साम्राज्य? तो याद रखिएगा ये जो इसने दिया था अधिकार अंग्रेजों को, इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार। ये बहुत बड़ा अधिकार था। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये बहुत बड़ा अधिकार था। तो याद रखिएगा फर्रुखसियर, याद क्या रखना, शासनकाल 13 से 19 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों का शासनकाल याद रखना। किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा? सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठा। सैयद बंधु कौन कौन? हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां। वास्तविक सत्ता सैयद बंधु के हाथ में। अब्दुल्ला खां प्रधानमंत्री, हुसैन अली खां इसका सेनापति। इसके शासनकाल में मुगल सिखों के बीच में संघर्ष हुआ। माड़मार के शासक जो अजीत सिंह था उसने मुगल का कुछ प्रदेश पर अधिकार कर लिया। चूड़ामन, याद रखिए जाटों का नेता, उसने मुगल पर विद्रोह कर दिया। और याद रखिए इसके समय में व्यापारिक मिशन कब आया? 1715 में। हम आपको बता रहे हैं जॉन सरमन के नेतृत्व में आया था। इंपॉर्टेंट आदमी विलियम हैमिल्टन, ख्वाजा सईद और आपका एडवर्ड स्टीफेंसन। हैमिल्टन जो है ये सर्जन था, इसने फर्रुखसियर का इलाज किया। तो 1717 में कुछ सुविधा दिया, और सुविधा क्या था आप लोगों को पता चल गया। तो ये फर्रुखसियर भी आप लोगों को समझ में आ गया। आप देखिए फर्रुखसियर जो बता रहे हैं ना, अंत में याद रखिएगा मराठों की सहायता से फर्रुखसियर की हत्या कर दिया। सैयद बंधु ने लाया, सैयद बंधु ने इसको मरवा दिया। ठीक, इसको मिटा देते हैं, है ना। सैयद बंधु की सहायता से आया फर्रुखसियर, ठीक है। और याद रखिएगा ये इसको मारने के काम भी जो है सैयद बंधु ने ही कर दिया। किसकी सहायता से? मराठों की सहायता से। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए इसके बाद दो ठो शासक और आता है, समझना है आप लोगों को। लेकिन उन लोगों का शासनकाल जो है ना 2-4 दिन के लिए था, बस आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन कभी कभार मान लीजिए पूछ दे कि फर्रुखसियर जो आपको बता रहे फर्रुखसियर, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो याद रखिएगा सैयद बंधु की सहायता से आया था। टोटल 4 को शासक आता है सैयद बंधु की सहायता से। तो एक शासक का नाम लिखिएगा आप लोग, रफी-उद-दर्जाद। ये 1719 में आया था, ठीक है। तो क्या बताएं शासक का नाम? तो रफी-उद-दर्जाद। ध्यान से सुनिएगा। अब 1719 में ही आया है, ठीक है। अब देखिए इसको क्षय रोग हो गया था, तो ये मर गया 1-2 दिन में, कुछ नहीं किया। इन लोगों का जिक्र भी नहीं मिलता है, ठीक। उसके बाद देखिए और एक शासक आया था, उसका नाम था रफी-उद-दौला। अब रफी-उद-दौला जो है ना, ये भी देखिए 1719 में आया, 1719 में आया। अब इसको भी बोल रहा है कि इसको भी पेचिश हो गया था, ये भी मर गया। तो आपको बस ये दोनों का नाम याद रख लेना है, ठीक है। कि फर्रुखसियर के बाद जो है 2 को शासक आया था गद्दी पर, नाम मात्र का। लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि आपका ये दोनों ही सैयद बंधु की सहायता से आया था। ये जो दोनों आया था ना जी, ये आपका सैयद बंधु के सहयोग से ही आया था। किसके सहायता से? सैयद बंधु के सहयोग से, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए इसके बाद वाला शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को बढ़िया से समझना है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा रफी-उद-दौला के बाद एक आता है शासक, नाम है उसका मोहम्मद शाह। क्या नाम बताएं? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है ये आपका 1719 से लेकर के 48 तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। तो मोहम्मद शाह का शासनकाल आपको बता रहे हैं 1719 से 48 तक। देखिए आप लोगों को समझ में आएगा। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम पढ़ लिए हम लोग, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी-उद-दर्जात, रफी-उद-दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल 19 से लेकर के 48 तक। देखिए मोहम्मद शाह जो है इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या बताएं? रोशन अख्तर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद शाह का शासनकाल 19 से लेकर 48 तक, इसका वास्तविक नाम क्या बताएं? तो रोशन अख्तर, ठीक है। अब मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था इसके समय में भी याद रखिएगा काफी गड़बड़ी थी।
इसके शासनकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुर्शिद कुली खां का अधिकार हो गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुर्शिद कुली खां ने अधिकार कर लिया था। आगे हम लोग मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इसके अलावा शहादत खां ने अवध पर अधिकार कर लिया था। निजामुल मुल्क जो है उसने भी अपनी सत्ता दक्कन में हासिल कर लिया था। तो इस तरह कहने का मतलब है कि मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे छोटा पड़ रहा था। पता चल रहा, धीरे धीरे छोटा पड़ रहा था। जो औरंगजेब के समय में इतना बड़ा था, धीरे धीरे ये छोटा पड़ रहा था। अब देखिए, मोहम्मद शाह जो है ये एक अयोग्य और अय्याश बादशाह था, ठीक है। ये अपना अधिकांश समय जो है पशुओं की लड़ाई देखने, वैश्याओं और मदिराओं के बीच गुजारता था। यही कारण है कि इसको याद रखिएगा रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रंगीला बादशाह। किसको? मोहम्मद शाह को। ये वो क्वेश्चन पूछता है कि रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। तो मोहम्मद शाह जो है इसमें इंपॉर्टेंट देखिए क्या है कि इसके समय में सैयद बंधु की समाप्ति होती है। जैसे सैयद बंधु को उत्थान किसके समय में हुआ? तो फारूक शेर में समय में हुआ। अब समाप्ति देखिए इसके समय में होता है। कैसे होता है थोड़ा समझिएगा। देखिए, सैयद बंधु के बढ़ते प्रभाव से दरबार में एक रोष उत्पन्न हो गया। तो रोष का मतलब गुस्सा होता है, ठीक है। अब रोष उत्पन्न हो गया, समझना है। तो याद रखिएगा, मारने का षड्यंत्र बनाने लगा कि सैयद बंधु को मारेंगे कैसे। तो इसी तरह उस समय जो है कुछ लोगों ने मिल करके, जैसे ईरानी दल का एक नेता था अमीन खां, ईरानी तुरानी सुने हैं आप लोग, ठीक है। मोहम्मद शाह और राजमाता कुदसिया बेगम, ठीक है, ये लोग शामिल थे एक दल में। और इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले प्लानिंग बनाया, प्लान किया, ठीक है, षड्यंत्र किया। और 1720 में याद रखिएगा, 1720 में एक हैदर बेग नाम के एक आदमी ने, किसने? हैदर बेग। तो 1720 में याद रखिएगा, इसी के समय में 1720 में हैदर बेग नामक एक आदमी ने हुसैन अली खां को छुरा घोंप करके मार दिया, ठीक है। हुसैन अली खां को, ठीक है, छुरा घोंप करके हत्या कर दिया। तो याद रखिएगा, सैयद बंधुओं में एगो बंधु तो मर गया ना। कब मर गया? तो 1720 में, ठीक है। किसके समय में? तो याद रखना मोहम्मद शाह के समय। आपका हैदर बेग नामक एक व्यक्ति ने इसको छुरा घोंप के मार दिया। अब हुसैन अली खां की जब मृत्यु हो जाती है तो याद रखिएगा अब्दुल्ला खां इसका बदला लेने के लिए जाएगा, ठीक। अब्दुल्ला खां सेना लेकर के गया मोहम्मद शाह से लड़ने के लिए। मोहम्मद शाह ने उसको बंदी बना लिया। और बाद में याद रखिएगा 1722 में अब्दुल्ला खां जो है इसको जहर दे करके मार दिया गया था। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये क्वेश्चन में याद रखिएगा पूछा जाता है कि आपका अब्दुल्ला खां जो है इसकी मृत्यु कब हुई? तो आपको याद रखना है 1722 में। और हुसैन अली खां की मृत्यु कब हुई? तो 1720 में। दोनों की मृत्यु किसके समय में होता है? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह के समय में। तो आपको पता चल गया कि आपका सैयद बंधु की समाप्ति किसके समय में होती है? तो मोहम्मद शाह के समय में होती है। तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट में हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि जहांदार शाह जो है, जहांदार शाह वो किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा था? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट करके, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि मुगल साम्राज्य बर्बाद कैसे हुआ था। अभी हम लोग जो शासक है उन शासक के बारे में संक्षेप में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग यहां तक समझ में होंगे। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा तो समझ में आएगा। उसके बाद आप पार्ट 3 देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।